राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ जी, श्रद्धेय श्री अडवाणी जी, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई, बहन सुषमा जी, डॉक्टर जोशी साहब, वेंकैया जी, मंच पर विराजमान पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में आए हुए कार्यकर्ता मित्रों, मैं आभारी हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि श्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा लिखा गया ये राष्ट्र आर्थिक स्थिति पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर उन्होंने मुझे दिया है। श्री जावड़ेकर जी ने बहुत परिश्रम के साथ इस प्रस्ताव को बनाया है और आप में से किसी के कोई सुझाव होंगे तो निश्चित रूप से उन सुझावों को भी इस प्रस्ताव में जोड़ने का वो प्रयास करेंगे। यूपीए की सरकार को चले हुए लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल पहले जब एनडीए ने शासन छोड़ा था तो एक मजबूत स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ा था। अटल जी के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था के सामने बहुत चुनौतियां आई थी। सबसे बड़ा सूखा उस अवसर काल में मिला था। ये राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण आरंभ हुआ वो उसी दौरान अर्थव्यवस्था कैसे चल पाएगी, विकास दर कैसे कायम हो पाएगी, आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया था। पूर्वी एशियाई देशों का आर्थिक संकट आया, लेकिन कभी भी सरकार ने हिम्मत नहीं मारी थी। और जब अटल जी की सरकार शासन से बाहर गई तो देश की विकास दर को 8.5% की वृद्धि थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हाथ में उसको सौंप कर बाहर गई थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 2004 में शासन में आते ही यूपीए के जो वित्त मंत्री के बयान थे पहले बजट में और जो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि देश की अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो एक मजबूत स्थिति में एनडीए का शासन उसको छोड़कर गया है। खेद है मित्रों कि 10 वर्ष के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था दौड़नी चाहिए थी, वो अर्थव्यवस्था जिसको पूरे दुनिया के सामने शोकेस किया जाता था कि निवेश करने की कोई स्थान है तो भारत है, विकास की दृष्टि से दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी, आज पूरी दुनिया उस अर्थव्यवस्था से अपना मुंह मोड़ रही है। विकास दर नीचे आ चुकी है और अगर एक वाक्य में कहा जाए तो यूपीए का ये दशक एक व्यर्थ अवसर की तरह रहा है, एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी की तरह रहा है। पूरी दुनिया आज जब भारत की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करती है और उसमें जो कमजोरी आई है उसका जिक्र करती है तो नीति बनाने के कार्य को जैसे लकवा मार गया हो इस शब्दावली का प्रयोग करती है। अ पॉलिसी पैरालिसिस हैज स्ट्रक इंडिया, यह विश्लेषण भारत की अर्थव्यवस्था का आज होता है। अटल जी ने जब शासन छोड़ा था तो उस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक नई ताकत के रूप में उभर के आई थी। 4 नए देश सामने आ रहे थे।
ब्राजील, भारत, रशिया और चाइना, अर्थशास्त्री इसको ब्रिक्स कहते थे और यह मानते थे कि वो वक्त दूर नहीं है जब ब्रिक्स की जो ताकत है वो पश्चिम के विकसित देशों से अधिक बढ़ जाएगी। आज वही अर्थशास्त्री ये लिख रहे हैं कि यह भी संभावना है कि ब्रिक्स में जो आई इंडिया के लिए था, वो शायद ब्रिक्स में से बाहर निकल जाए। पिछले 10 वर्षों का हम इतिहास देखें, कुछ वर्णन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज सुबह किया। देश के अंदर जो निवेश की प्रक्रिया थी वो अपने आप में कमजोर पड़ गई। जो विदेश से लोग आकर इस देश में निवेश करते थे, जो इस देश की अर्थव्यवस्था का आकर्षण था, आज उनको यह अर्थव्यवस्था बहुत आकर्षक नहीं लगती। केवल विदेश के लोग नहीं, जो अपने देश में उद्योग चलाने वाले हैं, उनको भी लगता है कि भारत की पूंजी भारत में लगा दी जाए तो शायद उतना लाभ और फायदा नहीं हो सकता। जिसको अर्थव्यवस्था की भाषा में कहते हैं कि रिवर्स फ्लाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका निवेश भी भारत से बाहर जा रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में यह लगभग हुआ है। मुद्रास्फीति बहुत अधिक सीमा तक आगे बढ़ चुकी है। एक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। काफी अरसे में दोहरे आंकड़े वाली, जिसको डबल डिजिट इन्फ्लेशन कहते हैं, यह देश उससे गुजरता है। जो खाद्यान्न पदार्थों की मुद्रास्फीति है, उसकी गति तो कभी कभी 20%, 18% तक पहुंच जाती है। कुछ दिन पहले कहा गया कि वो थोड़ी कम हुई है। कम हुई का यह अर्थ नहीं है कि चीजें सस्ती हो गई। कम हुई का केवल इतना अर्थ है कि पहले 20% से बढ़ रही थी, अब उसकी बढ़ने की गति 20 की बजाय 15 या 14% हो गई है। लेकिन मुद्रास्फीति अभी तक जारी है। विकास दर, और इस देश का अगर आर्थिक विकास होना है, इस देश में अगर गरीबी को मिटाना है, तो जो विकास दर 9% होनी चाहिए थी, 8.5% विकास दर को तो अटल जी छोड़कर गए थे, वो आज गिरते गिरते 5% से नीचे आ चुकी है। और उसका प्रत्यक्ष असर यह है कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, ग्रोथ भी नहीं है, और उसके साथ साथ जॉबलेसनेस है। अगर आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, विकास नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, तो रोजगार के अवसर कहां से मिलेंगे और सरकार की जेब में राजस्व कहां से अपने आप में आएगा। और जब इनमें से कुछ नहीं होगा तो गरीबी से जो मुक्ति प्राप्त करनी है, गरीबी कम होने की भी जो दिशा है, वो अपने आप में कमजोर हो जाएगी। जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र होता है, जिसमें कम से कम जीडीपी का 25% होना चाहिए, क्योंकि रोजगार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बनता है। आज इस देश के 60% लोग कृषि में रोजगार प्राप्त करते हैं, और कृषि का जो हिस्सा है देश की आमदनी में, जीडीपी में, वो केवल 16% है। कृषि की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जहां 60% लोग हैं, आमदनी का हिस्सा केवल 16% है। इसीलिए उस क्षेत्र में गरीबी है। तो एक यह भी चुनौती होती है कि उस क्षेत्र के बाहर रोजगार के अवसर बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़े, सेवाओं में, सर्विसेज में बढ़े, और बड़े पैमाने पर लोग इन क्षेत्रों में आए।
लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा जीडीपी में है वो 15-16% के आसपास हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इस देश में लगभग न के बराबर है और इसलिए रोजगार के बड़े अवसर नहीं आ रहे। कृषि क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है। जो कृषि करने के लिए कीमत लगती है, जिसको इनपुट कॉस्ट कहते हैं, वो हर दृष्टि से बढ़ती चली जा रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो विकास है, और अटल जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, चाहे राज्य मार्ग हों, चाहे बंदरगाहें हों, वहां जो विकास आ रहा था। और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो अटल जी ने किया था 2003 में बिजली पैदावार करने के क्षेत्र में, जब नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया था, जिसकी वजह से बिजली की स्थिति में सुधार होने लगा था, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप से कमजोर होता गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि जो डॉलर या जो विदेशी मुद्रा हम कमाते हैं, चाहे अपने एक्सपोर्ट के माध्यम से कमाते हैं, चाहे किसी और माध्यम से कमाते हैं, वो कम पड़ती है। जो हमारा खर्चा है विदेशी मुद्रा का, कच्चा तेल खरीदने का, खाद्यान्न का तेल खरीदने का, दालें खरीदने का, कई अन्य चीजों पर जो विदेशी मुद्रा लगती है, हमारा विदेशी मुद्रा का खर्चा ज्यादा है। उससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, उसका प्रत्यक्ष असर यह है कि जो 44 रुपए का डॉलर छोड़कर अटल जी गए थे, वो बीच में तो 68 रुपए 66 रुपए तक हो गया था, आज 62 रुपए के आसपास है। रुपया अपने आप में कमजोर हो चुका है। कोयले का जो आवंटन को लेकर घोटाला हुआ, बिजली की पैदावार के ऊपर उसका प्रत्यक्ष असर पड़ा है। ये सारी परिस्थिति 10 वर्ष में आई। कई बार सोचना पड़ता है कि इसके कारण क्या थे। इसका एक कारण था कि सरकार का नेतृत्व अपने आप में कमजोर हाथों में था। देश के प्रधानमंत्री की, जिसके पास सरकार चलाने के लिए अंतिम शब्द जिसका होना चाहिए था, शासन चलाने में उनकी चलती नहीं थी। कोई ना कोई मंत्री कोई एतराज लगा दे तो कोई भी आर्थिक कार्यक्रम होता था अपने आप में रुक जाता था। एक ये परिस्थिति थी कुछ महीने पहले कि 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इसलिए ठप पड़े हुए थे कि किसी ना किसी ने उसके ऊपर कोई एतराज लगा दिया था। कमजोर नेतृत्व होगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व की श्रद्धा नहीं होगी, ताकत सरकार के बाहर कहीं होगी, प्रधानमंत्री के पास अंतिम शब्द नहीं होगा, अंतिम अधिकार नहीं होगा, तो वो शासन चल नहीं सकता। सरकार के ढांचे के बाद जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के नेतृत्व में समिति बनी थी एनएसी, उसका एक अलग आर्थिक कार्यक्रम चलता था। और वो आर्थिक कार्यक्रम था कि किसी प्रकार से जो राजस्व सरकार इकट्ठा करती है उसको इस प्रकार से बांट दो कि जिससे वोट लेने में सहायता हो पाए। और अंत में अभी यह तय हो गया कि पैसा भी बढ़ता रहा, साधन भी बढ़ते रहे, लेकिन वोट नहीं मिला। उसकी वजह से वोट नहीं मिला, उसकी वजह से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण था कि निवेशकों ने इस देश में निवेश करने से अपना मुंह मोड़ लिया था।
अध्यक्ष जी 2G का जिक्र कर रहे थे। जब इतराज हुआ प्रधानमंत्री के सामने 2007 में कि स्पेक्ट्रम ऐसे नहीं बेच सकते, 2007 में आप 2001 के दाम पे नहीं बेच सकते, उसको रोकना चाहिए था। रोका नहीं, भ्रष्टाचार किया। 1,76,000 करोड़ का नुकसान इस देश को हुआ और अंत में वो लाइसेंस भी रद्द हुए, निवेशकों का निवेशन भी जब्त हो गया और देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए था दुनिया भर के निवेशकों का, वो विश्वास भी अपने आप में टूटा। इस देश में कोयले के भंडार जो हैं 200 साल का कोयला है। 70% बिजली कोयले से निर्माण होती है, लेकिन $20 बिलियन यानी 1,30,000 करोड़ का कोयला पिछले साल हम विदेशों से लाए हैं कि जो कोयले की खदानें नुकसान करके जनता का दी गई थी वो ठप पड़ी हुई हैं, वो आज चल नहीं रही हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट रहेगी, उसका शासन भ्रष्ट रहेगा, तो क्या उसका देश की अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ेगा? मैंने कल एक टिप्पणी सुनी थी अध्यक्ष जी। उस टिप्पणी में कहा गया कि इस देश के विपक्षी दल क्या हैं, बिन बाल वाले व्यक्ति को एक कंघी बेच देता है, यह कहा गया कल, और दूसरा बिना बाल वाले उस व्यक्ति को कहता है तुम्हारे बाल कटवा दूंगा। लेकिन ये कहने वाले भूल गए थे कि एक बहुत बड़ा पुराना तीसरा राजनीतिक दल भी इस देश में है, और वो राजनीतिक दल वो है, चाहे कंघी बिके चाहे बाल कटे, उसमें अपनी कमीशन मांग लेता है। और अगर इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, तो उस तीसरे राजनीतिक दल के इस भ्रष्टाचार की वजह से बिगड़ी है, यह शायद उनको समझ में आ जाना चाहिए था। इस देश के अंदर जो टैक्सेशन नीति रही वो इस प्रकार की रही कि अविश्वास का माहौल पैदा करती रही। सरकार ने जिस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग किया, सीबीआई का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, लगभग ऐसा लगता है कि जैसे सरकार और विपक्ष के अंदर कोई रिश्ता ही ना बचा हो। अगर राजनीतिक टकराव की स्थिति पैदा हो गए तो फिर आर्थिक मामलों के ऊपर भी एक मत बनेगा, यह अपने आप में कठिन हो जाता है। आज यह परिस्थिति इस देश की अर्थव्यवस्था में है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा नरेंद्र भाई, ऐसा तो लग रहा है जैसे जिम्मेवारी आने वाली है, लेकिन छोड़ने वाले इस स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ जाएं तो आप पे, आपके सहयोगियों के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करती है और इस तथ्य में विश्वास करती है कि इस देश के साधनों का पहला अधिकार होगा तो वो मजहब के आधार पर नहीं होगा, वो इस देश के गरीब का होगा। अगर भौगोलिक क्षेत्र पे हम लोग देख लें तो इस देश के जो केंद्र में जो वनवासी क्षेत्र हैं, जो पूर्व उत्तर के क्षेत्र में हैं, अगर किसी का पहला अधिकार होगा तो उनका होगा। वो इस देश के साधनों से वंचित रहे हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अगर योजनाएं बनेंगी तो इस देश के अंदर एसेट कैसे बन सकते हैं, गरीब को घर की, पानी की, बिजली की, सड़क की सुविधा कैसे मिल सकती है, उसके साथ भी उसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन गरीबी उन्मूलन की योजनाएं तो तब बनेगी
जब सरकार की जेब में पैसा होगा, और सरकार की जेब में पैसा तब होगा अगर ये देश फिर 9% और 9.5% की विकास दर पे जाएगा। अगर 4 और 5% की विकास दर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार इस देश को छोड़ जाती है, तो सरकार के पास कौन से साधन होंगे? जो कल हमारे मित्र तालकटोरा स्टेडियम में गरीब और गरीबी हटाने की बात कर रहे थे, अच्छा होता कि कुछ विचार उन्होंने ये भी कर लिया होता कि उस गरीब की मदद करने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन कैसे पैदा होंगे, वो कांग्रेस की इस नीतियों से पैदा नहीं होंगे। इस देश के अंदर एक बार फिर जो अटल जी की सरकार ने किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा किया जाए, इस देश के अंदर फिर गांव से लेकर शहर तक टाउनशिप्स खड़ी करना, बड़े बड़े बंदरगाहें बनाना, लोगों को घर की रहने की सुविधाएं मिलना, ये सारी योजनाएं हैं जो शासन के ऊपर होंगी। ये आज जो ठप पड़ी हुई हैं हमारी कोयले की खदानें, जब तक दोबारा चलनी नहीं शुरू होंगी तो बिजली की पैदावार नहीं होगी। बिजली की पैदावार नहीं होगी तो देश का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र कैसे चलेगा? इस देश में पर्यटन के जो साधन है उसके संबंध में जो सोच और कल्पना, जो नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम ठप कर दिया गया था। आज 2 राज्यों के लोग यहां बैठे हैं, शिवराज जी मध्य प्रदेश से, बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, आज कृषि की पैदावार 18% ग्रोथ कर दी, कोने कोने तक पानी पहुंचा दिया। गुजरात में तो हमेशा सूखा पड़ा रहता था, नर्मदा के पानी को कोने कोने तक ले गए और गुजरात के अंदर नरेंद्र भाई समृद्धि ले आए। ये जो परिस्थिति पैदा की है, और इसी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे क्षेत्र हैं जिसमें इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी मुझे लगता है हमारे ऊपर आने वाली है। इस देश के उद्यमियों में भी बहुत बड़ी क्षमता है। There is a lot of potential the entrepreneurs of this country have. उस क्षमता को पूरा लाभ उठाया जाए, लेकिन सामाजिक चिंता की जो साधन आए फिर उसका गरीब के लिए भी प्रयोग किया जाए, इस दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़े। यही इस आर्थिक प्रस्ताव का जो सार है, मैं आप सबके समक्ष इसकी प्रस्तावना करता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे और सहयोगी जो आज और कल भी बोले कि इस कल्पना को हम देश को आगे बढ़ाने को कैसे ले जा सकते हैं, इसकी कल्पना के ऊपर अपने विचार रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आप सबके समक्ष पेश करता हूं। धन्यवाद।